बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा खबरें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले साइफर केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम फैसला किया है, क्योंकि अब ये मामला अमेरिका के अंदर उठा है, वहाँ पे आवाज़ें कसी गई हैं और डोनाल्ड लू के साथ यानी उसके जवाबात से वहाँ लोग मुतमईन नहीं थे। बल्कि डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। यानी उन्होंने साफ कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, बल्कि वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हुई हैं वहाँ पे दोबारा पोलिंग करवाई जाए। तो डोनाल्ड लू के ये कहने के बाद एक सिचुएशन दोबारा से फ्लेयर अप हुई है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है एक नुक्ता नज़र से अगर आप इसको देखें तो। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों ने ये उम्मीद बांध रखी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। तो एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीलॉग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडन में फ़र्क क्या है, पाकिस्तान के बारे में इन दोनों की शख्सियत में क्या फ़र्क है, दुनिया के बारे में इन दोनों का नज़रिया क्या है और ये दोनों किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं आलमी मसाइल को। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में एक भी नई जंग शुरू नहीं की। ये बड़े लंबे अरसे के बाद कोई अमरीकी सदर आया जिसने अपने दौर में कोई नई जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि उसने जंगों के खात्मे का ऐलान किया और जंगों के खात्मे की तरफ अमेरिका को लेकर गया। लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो खास तौर पे ज़बानी कलामी ज़्यादा थे, लेकिन एंटी मुस्लिम है उसका वोट, बहुत राइट विंग है वो लोग, मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। इस्लामोफोबिया का बड़ा इशू है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी में। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ये उम्मीद बांध रहे हैं कि इमरान खान के लिए जो हालात जो बाइडन के दौर में मुश्किल हो गए थे वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुश्किल नहीं होंगे। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 मौकों पर इमरान खान को बड़े अच्छे अल्फाज में मुखातिब किया है। इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बात की तो वो अल्फाज अच्छे थे, यानी वो इमरान खान की कदर करते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, यानी अगर आप पूरी उम्मीद बांध लें इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही पाकिस्तान की हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे और वो ये कहेंगे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, यहाँ पे इंसाफ किया जाए, तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि ऐसा अचानक होगा नहीं। लेकिन जो होगा और जिसके इम्कानात हैं वो मैं आपके सामने बिल्कुल मुख्तसरन रख देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज का। लेकिन मैं आपको एक मंजरकशी कर देता हूं कि आपको याद होगा एक डील ऑफ द सेंचुरी का लक़ब इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी इंतजामिया ने, जब इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए गल्फ के कुछ ममालिक के साथ डील की गई थी। और फिर यूएई, बहरीन और दीगर कुछ मुल्कों ने इसराइल को पहली मरतबा तस्लीम कर लिया था। इस काम के लिए जिस शख्स ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर जो है वो बहुत ज़हीन आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर बहुत एतमाद करता है। इसराइल के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग है और इसराइल के साथ उसके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीनी और इसराइल के मामले में ये हमेशा इसराइल के साथ खड़े होते हैं। तो जेरेड कुशनर का जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करें, बल्कि इसराइल अपने वजूद के साथ उस खित्ते में जहाँ पे वो काबिज है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार एक ऐसी रियासत बन जाए जिसके लिए कोई खतरा मौजूद ना रहे। और इसके लिए उन्होंने काम भी किया था, यानी वो ममालिक जिनसे इसराइल को खतरा हो सकता था उनके साथ इसराइल का मुआहदे करवाए, वहां पे डील करवाई और इसराइल को तस्लीम करवाया। अब 2 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनके ऊपर बहुत तकिया है कि अगर ये 2 मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इसराइल के लिए मुश्किलात बहुत कम हो जाएंगी। एक मुल्क है पाकिस्तान और एक मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में अमेरिकन ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब भी शायद इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये दावा अमेरिकन करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें एमबीएस के, तो उनके स्टेटमेंट भी इतने ज्यादा एंटी इसराइल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद ऐसा लगता था कि शायद सऊदी अरब करीब पहुंच गया है इसराइल के साथ किसी नई पॉलिसी का ऐलान करने के। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया तो सऊदी अरब के ऊपर ये एक प्रेशर रहेगा कि एक मुल्क अभी बाकी है जो बड़ा मुल्क है, एक एटमी पावर है, एक ताकतवर फौज का मालिक मुल्क है, छठी बड़ी फौज है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऐसा मुल्क पीछे रह जाए और सऊदी अरब तस्लीम कर ले तो सऊदी अरब के लिए, उसके इमेज के लिए ये कोई इतना अच्छा नहीं होगा। तो सऊदी अरब हमेशा ये चाहेगा कि जब भी कभी वो ये कदम उठाए उससे पहले पाकिस्तान ये कदम उठा ले। अब इसके लिए जब ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो उनका जो सबसे मेन फोकस और मकसद होगा वो ये होगा। बाकी वो पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव डालते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या बात करते हैं, इमरान खान के लिए उनकी पॉलिसी कैसी रहती है, वो इन सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर हम वीलॉग्स करेंगे। अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो बाइडन की पोजीशन पहले से बहुत कमज़ोर है। जो बाइडन ये इलेक्शन जीतने नहीं जा रहा। जहां तक बात है ट्रंप की, तो ट्रंप कम से कम इमरान खान से दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन जो बाइडन का जो तर्ज अमल था इमरान खान के बारे में वो ऐसा महसूस होता है जैसे वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। रब्ता ही नहीं किया, बातचीत भी नहीं हुई,
तो इन चीजों की वजह से एक तासुर बना कि जो बाइडन इमरान खान को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर अपने बयानात से बनाया कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं, और कम से कम अगर पसंद नहीं करते तो इमरान खान के दुश्मन नहीं है या उनके मुखालिफ नहीं है। इस बुनियाद पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीद बांधी हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अमेरिका में मौजूद है, स्पेशली डॉक्टर्स का ग्रुप है, डॉक्टर आसिफ और दीगर लोग, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान का इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ ये सारा मामला उठाया अमेरिका में, और इसके ऊपर उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से आवाज उठाने के बाद इस मामले को वहां तक पहुंचाया कि जिसका कुछ फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। तो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में ये बावर करवा दिया, और अमेरिका के अंदर से ये आवाज भी उठी कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, और जो इंतखाबात के नताइज हैं उनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां हैं। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अब भी पाकिस्तान में लगभग 1 दर्जन से लगभग सीटें ऐसी हैं जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हटाकर पीएमएलएन के उम्मीदवारों को लाने का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। ये वो सीटें हैं जहां पे चंद हज़ार का फर्क है, 10,000, 5,000, 8,000, हालांकि ये ठीक ठाक फर्क होता है, लेकिन इन सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को बाहर किया जाएगा, और ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरखास्त देती है रिकाउंटिंग की, या वो कहती है कि दोबारा काउंटिंग की जाए, तो इलेक्शन कमीशन इंटरटेन ही नहीं करता, कहता है जाओ जाके ट्रिब्यूनल में बात करो। और जब पीएमएलएन दरखास्त देती है तो फौरी तौर पर रिकाउंटिंग शुरू करवा देते हैं उनकी फरमाइश के ऊपर, और रिकाउंटिंग के अंदर वो सीट यहां से वहां चली जाती है। अब मिसाल के तौर पर 2 सीटों का डाटा मेरे सामने मौजूद है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें एक सीट तो जनाब लोधरा की है। यहां पे पहले जो नताइज आए वो मुख्तलिफ थे, और अब जो नताइज आए वो मुख्तलिफ हैं। जो लेटेस्ट नताइज आए हैं उसके अंदर पीएमएलएन के उम्मीदवार को जितवा दिया गया है, और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनको बाहर कर दिया गया है। यानी पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राना मोहम्मद अफजल नून, वो जीत चुके थे, और अब्दुल रहमान खान कांजू जो है वो हार गए थे। अब कांजू साहब पीएमएलएन के जीत गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हार गए हैं, और इनके वोटों को 1,35,000 से कम करके 1,20,000 कर दिया गया। जबकि नून लीग के उम्मीदवार जो है उनके वोटों को इस तरह ही बढ़ा के 14,000 वोट जाया करने पड़े नून लीग के उम्मीदवार को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने कर दिए। और 3.25 लाख वोट 4-5 घंटों के अंदर आरओ साहब ने गिन भी लिए। 3.25 लाख वोट गिन लिए आरओ साहब ने। 1-1 रुपए वाले नोट हो ना, 3.25 लाख, तो वो नहीं गिने जाते, तो उन्होंने वोट भी गिन लिए और ये भी देख लिया कि किस वोट के ऊपर किसका ठप्पा लगा हुआ है। यानी हैरत होती है मुझे, कोई मशीन भी नहीं गिन सकती इतनी तेज जितनी तेज जो है वो आरओ साहब ने 4-5 घंटे के अंदर। और ये दावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है नून साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब 4-5 घंटे के अंदर से रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब इलेक्शन का रिजल्ट पहले ये था, अब ये है। 14,000 वोट जाया करने हो ना, तो 4-5 घंटे में वो नहीं होते, उसके पीछे कई रातें लगती हैं, कई दिन लगते हैं। बहरहाल जैसे भी किया उन्होंने ये कर दिया। एक ये नशिस्त है, उसके अलावा एक और सीट है NA 81, यहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीते थे उनको फारिग करने के बाद पीएमएलएन के नारा साहब हैं उनको ये सीट दे दी गई है। तो 2 नशिस्तें पीएमएलएन को ये मिल गई हैं, जबकि इसके अलावा उनको कुछ और भी सीटें जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तें इसके तनासब से फिर दी जाएंगी ताकि उनकी सीटें बढ़ जाएं। 224 का टारगेट है वो पूरा करना, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो उनकी कैपेसिटी है पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेल करने की, उससे भी पीपल्स पार्टी को बाहर निकालना है ताकि वो पीएमएलएन को ब्लैकमेल ना कर सके। है तो ये नूरा कुश्ती, लेकिन इस नूरा कुश्ती में पीएमएलएन को ज्यादा ब्लैकमेल ना किया जा सके, और पीएमएलएन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाई जा रही हैं। जो सीटें आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी, वो भी पीएमएलएन को दी जा रही हैं ताकि जितनी ज्यादा हो सके उनके पास तादाद बन जाए और शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और बड़ी खबर यह है नाज़रीन के सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी और इसके लिए 6 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है और सरबराही करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो कंट्रोल करती है चीज़ों को। यानी वो आरोज जिनके बारे में हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि ये आरोज किसी सूरत भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा अदलिया के आरोज लगाए जाएं जैसे होता है हमेशा। लेकिन फिर ब्यूरोक्रेट्स को आरोज लगाने के लिए कादी फायद ईसा साहब ने एक सहूलत फराम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर आरोज लगे कादी फायद ईसा साहब के फैसले के बाद। तो जो आरोज लगे उन्होंने जो गुल खिलाए वो आपके सामने है, और अभी तक ऐसा ही किया जा रहा है कि आरओ बैठता है, चंद घंटे के अंदर गिनती मुकम्मल करता है लाखों वोटों की, और एक सीट जीते हुए को हरा के और जो दूसरा हारा हुआ उसको जिता देता है। तो लगातार ये कार्रवाइयां अभी तक डाली जा रही हैं। अब मैं आपके सामने एक नई चीज रखता हूं। एक और आरओ ने एक और कारनामा कर दिया है, और वो कारनामा क्या है जरा ये देखिए आप। ये डॉन के ऊपर खबर छपी है, वहां से मैंने ये खबर उठाई है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। ये एक सीट है जी नवाब शाह की, जिसको पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जीता था।
या उनको जितवाया गया था, जैसे भी है। अब सिंध में तो इलेक्शन जैसा होता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी साहब के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद एक नशिस्त खाली हो गई। वहां से आसिफा भुट्टो जरदारी, जो जरदारी साहब की छोटी बेटी हैं आसिफा जरदारी, उनको इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया गया। खातून अव्वल का स्टेटस भी उनके पास ही है, क्योंकि खातून अव्वल या तो आपकी अहलिया होती हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर आपकी बेटी खातून अव्वल हो सकती है। तो ये खातून अव्वल का स्टेटस भी इनके पास है और यही इलेक्शन लड़ने जा रही है कौमी असम्बली का जनरल इलेक्शन। अब यहां पे कोशिश की जा रही थी कि तमाम उम्मीदवारों को बिठा दिया जाए उनके हक में, और बिला मुकाबला यानी इलेक्शन लड़े बगैर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी, इनकी बहन आसिफा जरदारी को यह इलेक्शन जितवा दिया जाए। अच्छा, अपोजिशन उम्मीदवारों पे काफी जोर डाला गया, बाकी उम्मीदवारों को सबको कहा गया कि आप बैठ जाएं, इस इलेक्शन को वैसे ही जाने दें, इसका मुकाबला नहीं करना चाह रहे हम। तो इसमें जब उम्मीदवारों ने बैठने से इनकार कर दिया तो टोटल 11 उम्मीदवार मैदान में आए थे आरओ के सामने। उनमें से एक उम्मीदवार खुद आसिफा जरदारी साहबा है, जरदारी साहब की बेटी, और 3 उनके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। 3 कवरिंग कैंडिडेट उनके अपने हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं, और उनके अलावा 8 दीगर लोग मौजूद थे। तो वो सारे के सारे जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए, 11 की लिस्ट मौजूद है, और उनमें जो एक्सेप्ट किए गए हैं कागजात नामजदगी वो सिर्फ 3 है, और बाकी सारे के सारे जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी 7वां पेपर आसिफा भुट्टो जरदारी का है एक्सेप्टेड, और उसके बाद नीचे वाले आखिरी 2 जो हैं वो उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं, एक कोई सोलंगी साहब हैं और एक और कोई गुलाम सरवर साहब हैं। ये लोग जो है इनके एक्सेप्ट किए गए हैं, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं, जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, अब ये कोर्ट में जाएंगे, देखें फिर क्या होता है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब के खानदान में कौन कौन इस वक्त ओहदों के ऊपर बराजमान है। मेन लोग बता रहा हूं, दूर दराज के बाकी सब नहीं बता रहा, मेन लोग थोड़े से बता देता हूं आपको। फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो सिंध की करता धरता है और रुकन सूबाई असम्बली है। अजरा पिचियो जो है वो सूबाई वजीर सेहत हैं। मीर मुनव्वर तालपुर जो है फरियाल तालपुर के शौहर हैं। अच्छा, इसके बाद जी आसिफ अली जरदारी खुद आपके सामने सदर पाकिस्तान है। बिलावल जरदारी अभी वजारत से उतरे हैं और इस वक्त उनके पास हुकूमत की बागडोर एक तरह से उन लोगों के हाथ में, उनके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। आसिफा जरदारी भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, तो उनके जो फुफा हैं वो भी असम्बली में मौजूद होंगे। तो इस तरह जरदारी साहब की फैमिली जो है वो ज्यादातर यहीं पे है। अब जो 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, आरओ है जी अली शेर जमाली, इन्होंने कमाल किस्म का काम करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए आसिफा जरदारी के तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों के बकौल डॉन अखबार के, और 7 के जो है वो मुस्तरद कर दिए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनका मुकाबला मुतवक्के था आसिफा जरदारी से, सरदार शेर मोहम्मद रिंद, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और अब ये लोग अदालतों में जाएंगे, धक्के खाएंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये सूरत चल रही है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक खबर है और बार बार लोग इसके ऊपर सवालात उठाते हैं, तो ये मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली ये है क्या, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, इमरान खान साहब के साथी हैं। इन लोगों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में सारी फस्तायत के बावजूद, तमाम तरह हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत गए कि उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इसके बावजूद वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। यानी जो सादा अक्सरियत है वो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के बगैर ही हासिल कर ली है। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने, जैसे ही वो बने उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। यानी उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने कभी मुराद अली शाह पे तनकीद नहीं की, उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने मरियम नवाज पे तनकीद नहीं की कि इनका क्या सियासत के अंदर रोल है या इनकी काबिलियत क्या है। अली अमीन गंडापुर तो पहले वफाकी वजीर भी रह चुका है, और अली अमीन गंडापुर एक सियासी वर्कर है। गो कि आप उनकी शख्सियत से एतराज कर सकते हैं, लेकिन वो एक सियासी वर्कर है, बहुत पुराना सियासी वर्कर है, बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक किसी चीज पे एतराज नहीं किया, वो अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने पे एतराज कर रहे थे। अब एक नया पैंतरा खेला जाता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर या उनकी जमात के बाकी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत वो अवामी मैंडेट को चोरी करके आए हैं, अवामी मैंडेट के मुताबिक वो हुकूमत नहीं बनी, तो वो कहते हैं हम इसकी इखलाकी हैसियत को नहीं मानते। जब वो ये कहते हैं कि हम इसकी इखलाकी हैसियत को नहीं मानते, तो फिर उनके ऊपर तनकीद ये की जाती है, फिर आप उनसे मिलते क्यों हैं, या आप उनसे बात क्यों करते हैं, या आप उनके साथ तस्वीर क्यों बनाते हैं। तो मामला ये है कि हुकूमत तो बनाई गई है, जैसे भी बनी है, पाकिस्तान का हर शहरी जानता है, पाकिस्तान से बाहर दुनिया जानती है, अमेरिका और यूरोप के अंदर मुतालबात हो रहे हैं इस हुकूमत को लेकर, जिस तरह के ये इंतखाबात हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर ने सूबा नहीं चलाना?
यानी अगर अली अमीन गंडापुर मिलने से इनकार कर दिया, वो कहे मैं नहीं मिलता, ये हुकूमत गलत बनी है, तो सारे कहेंगे ये कैसा वजीर आला जो मुलाकात ही नहीं कर रहा। यानी एक दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में थे, शहबाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में गए, अली अमीन गंडापुर ने रिसीव नहीं किया, तो तमाम अखबारात के फ्रंट के ऊपर ये खबरें छप गई और तमाम मीडिया ने मातम करना शुरू कर दिया कि रिसीव क्यों नहीं किया वजीर आजम को। तो उस तरफ ये कह रहे थे। अब अगर अली अमीन गंडापुर रिसीव करे तो वो कहेंगे लो जी उसको रिसीव कर दिया, ये रिसीव क्यों कर रहा है अगर नहीं मानता तो एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं और ये जवाब सबके पास रहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो मुझे समझ आया है, वो ये कहते हैं कि ये इखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत के पास, इवन कानूनी और आईनी जवाब भी नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये इक़्तिदार में बैठे। वो इसलिए कि ये अवाम के वोटों से नहीं बनी, ये मैंडेट चोरी करके आए हैं। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत पे बैठ गए हैं और उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल या खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है उसको हासिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर को इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। यानी अगर वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो शौक से आगे इनके साथ बैठ के बात करते हैं। मैंने उन लोगों से बात की, वो कह रहे हैं जी अपना हक कैसे छोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा की इतनी बड़ी आबादी है, उसका हक जो है वो वफाक के पास है, वहां पे आके एक हुकूमत चले चोरी करके बैठ गई, लेकिन उन्हीं से मिलकर अपना हक लेना पड़ेगा, अपने लोगों का हक लेना पड़ेगा। तो अपने हक को छोड़ नहीं सकते। लेकिन साथ साथ ये वो कह रहे हैं कि जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे कि ये धांधली के नतीजे में मैंडेट चोरी करके आने वाले हुक्मरान हैं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इनके खिलाफ हम अपना एहतजाज भी करते रहेंगे और इनके खिलाफ तमाम फोरम, चाहे वो कानूनी है, अदालती है, आईनी है, एहतजाज के हैं, तमाम फोरम्स के ऊपर वो कह रहे हैं जी हम आवाज अपनी उठाएंगे।